नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। हमेशा की तरह आज भी हम क्लास लेकर के आए हैं PYQ की बूस्टर सीरीज, जिसका नाम मैंने दिया है समुद्र मंथन। बिल्कुल जी हाँ, समुद्र मंथन ही कर रहे हैं। जितने भी आपके ऑप्शन हैं, सभी ऑप्शनों का हम कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रखते हैं और बहुत अच्छे से आप इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस क्लास को इतना प्यार दिया। दूसरी बात, अगर आप सच में अपनी एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं तो आप मेरे से रेगुलर जुड़िए शाम को 8 बजे। और शाम को 8 बजे जो है ना, उसमें हम 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। लेकिन उस 20 क्वेश्चनों के साथ जितने भी आपके ऑप्शन होते हैं 20 क्वेश्चनों के, सभी का मैं पूरा डिटेल आपको करवाता हूं, जिसको हम 360 डिग्री का जो डिटेल है वो बोल सकते हैं। जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, इनका PDF भी मैं आपको देता हूं, लेकिन PDF के अंदर जो मैं आपको डिटेल बताता हूं वो PDF के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो डिटेल्स मैं आपको बताता हूं वो अच्छे से कॉपी के अंदर लिखो और दिन में 2 बार उसका रिविजन कर लो। देखना 5, 7, 10 दिन के बाद में आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी हो रही है। और साथियों, साइंस के बिना आप रेलवे का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बोलते रहते हैं कि कर लेंगे, साइंस तो कर ही लेंगे। साइंस कर लेने से नहीं होगा साथियों, करना ही होगा, क्योंकि बिना साइंस के आप रेलवे में सिलेक्शन नहीं ले सकते। चलिए, क्लास को आप अपने यारों रिश्तेदारों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में भी हम वही 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और उस 20 क्वेश्चनों में से जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि इको लोकेशन एक प्रकार का है। यानी इको लोकेशन क्या है, इसका मतलब ये पूछा है। इको लोकेशन, इको लोकेशन। तो साथियों, मैंने आपको बताया भी था पीछे कल वाली क्लास में इको लोकेशन के बारे में, कि जो इको लोकेशन होता है ये क्या काम आता है। इको लोकेशन जो आपके जलयान होते हैं, जो जलयान होते हैं, जलयान में ये प्रयोग होता है। जलयान में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अच्छा, जलयान में ये क्या काम आता है, तो ये पानी की गहराई को बताता है। पानी की गहराई को बताने का काम करता है। पानी की गहराई का पता लगाने का ये कार्य करता है। इकोलोकेशन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सोनार ही होता है। यानी सोनार के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार के सिद्धांत पर ही ये कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करने का कार्य करता है ये। तो एक प्रकार का सोनार होता है। और सोनार के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सोनार का जो पूरा नाम है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है, ये बात आप याद रखोगे। तो कहने का मतलब सोनार जो होता है, सोनार जो होता है ना, वो क्या करता है, पानी के अंदर जो वस्तु होती है, पानी में जो वस्तु होती है, उस वस्तु का पता लगाने में सहायता करता है आपका सोनार। तो उसी प्रकार का ही सिद्धांत इकोलोकेशन का है। ये गहराई बताता है और ये वस्तु की स्थिति बताता है। ये वस्तु की स्थिति बताएगा और ये वस्तु की गहराई ये पानी की गहराई बताएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो इकोलोकेशन है वो एक प्रकार का सोनार ही है। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है। इसके अलावा रडार के बारे में मैंने कल आपको बताया था। रडार, रडार क्या होता है, रडार क्या करता है, जो आपकी वायुयान होती हैं, जो वायुयान होती हैं, वह जो जलयान यानी जो आपकी नाव होती हैं, इनके अंदर क्या करता है, दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। रडार जो है वो दिशा बताता है। और वायुयान की ऊंचाई बताने का काम भी कौन करता है? रडार करता है। वायुयान की ऊंचाई बताने का काम भी कौन करता है? रडार करता है। क्लियर है बात? अगर रडार के पूरे नाम की बात करें, रडार का पूरा नाम आपको यहां बताता हूं। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार का जो पूरा नाम है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग, ये दोनों नाम आपको याद रखने। एक तो सोनार का पूरा नाम, एक आपका रडार का पूरा नाम, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
और स्मार्ट वर्क के साथ आपको चलना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करवाने की मैं कोशिश आपको कर रहा हूं, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, और भी अच्छी कंटेंट मैं आपके सामने प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले प्रश्न से संबंधित है या पहले शब्द से संबंधित है। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आप रीजनिंग के अंदर देखते होंगे, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन है ये विज्ञान आपकी साइंस के जैसा क्वेश्चन, क्योंकि साइंस का इसमें कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखिए एमिटर जो है ये बोल रहा है कि तीसरे शब्द का जो संबंध है वो आपको बताना है जिस प्रकार से पहले का दूसरे के साथ है, ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहले का जो दूसरे के साथ संबंध है वही संबंध आपको तीसरे का चौथे के साथ बताना है, मतलब चौथा शब्द कौन सा होगा। तो देखो पहले में आपको दे रखा है एमीटर, और एमीटर जो है वो किसको मापता है साथियों, धारा को मापता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको तीसरा शब्द जो दे रखा है वो दे रखा है ओममीटर। ओममीटर किसको माप देगा, तो ओममीटर मेरे साथी प्रतिरोध को माप देगा, प्रतिरोध को। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथी वोल्टेज की, इसमें दे रखा ना ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, तो वोल्टेज को कौन मापता है, तो वोल्टेज को मापने का काम करता है आपका, वोल्टेज को मापने का काम करता है वोल्टमीटर। क्लियर है बात है, वोल्टमीटर। एक होता है साथी विभव मापी, एक आपका विभव मापी होता है, विभव मापी को हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, पोटेंशिया जो मीटर होता है, विभव जो मापी होता है, ये क्या करता है, ये सेल का विभव मापता है, ये सेल का विभव मापने का काम करता है, ये सेल का विभव मापता है। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका सी था वो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, हवा का जो वेग गैस साथी वो आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर जो है वो क्या करता है, हवा का वेग मापता है, हवा का वेग मापने का काम एनीमोमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साथ ही इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है ओडोमीटर, और ओडोमीटर के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ओडोमीटर जो है ना वो आपका वाहन के अंदर, ओडोमीटर वाहन के अंदर क्या करता है, वाहन के अंदर दूरी बताने का काम करता है, और वाहन की जो गति बताने का काम है वो कौन करता है, स्पीडोमीटर करता है, वो कौन करता है, स्पीडोमीटर। क्लियर है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं बी की, बी में आपको दे रखा है हाइग्रोमीटर। अगर हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने का काम करता है। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, यानी वायुमंडल के अंदर कितनी नमी है उस आर्द्रता का मापन होता है आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा। और इसी के जैसा एक शब्द और है उसका नाम है हाइड्रोमीटर। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो यह जल या फिर किसी द्रव पदार्थ का क्या करता है, घनत्व मापने का काम करता है। किसी भी द्रव पदार्थ का या फिर तरल पदार्थ का या फिर जल का घनत्व मापने का काम आपका हाइड्रोमीटर का होता है। ये दोनों नाम एक जैसे हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसमें देखो हाइड्रो मतलब आपका जो जल होता है उसमें क्या आता है, H2O आता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आता है। क्या आता है, हाइड्रोजन मतलब देखो ये देखो स्टार्टिंग में हाइड्रो है ना, तो आप क्या कर दोगे, इस हाइड्रो के अनुसार क्या कर दोगे, जल का घनत्व मापने का इसका आंसर कर दोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा एमीटर दे रखा है, इसमें एमीटर या फिर एमीटर एक ही बात है, एमीटर या फिर एमीटर दोनों की एक ही बात है। और ये किसका मापन करता है साथी, तो ये करता है आपका धारा का मापन, धारा या फिर विद्युत धारा का मापन करने का काम करता है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक आपका गैल्वेनोमीटर होता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना ये क्या करता है, ये धारा के प्रवाह की जांच करता है, धारा के प्रवाह का पता लगाता है, या फिर धारा के प्रवाह की दिशा बताता है। देखो दोनों में अंतर क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है ना वो तो दिशा बताता है या फिर पता लगाता है कि इसके अंदर धारा है या नहीं, लेकिन जो एमीटर जो है वो धारा का मान ज्ञात करता है। क्या करता है, धारा का
मान ज्ञात करता है भी इस तार के अंदर इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो वो धारा का मान मापने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा आपका एमीटर। और दिशा बताने का काम कौन करेगा? तो उसका उत्तर होगा आपका गैल्वेनोमीटर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है, उसका नाम क्या है? साथ ही उसका नाम है पॉलीग्राफ। आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा, उसमें पॉलीग्राफ किया जाता है, नार्को टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ या फिर नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखो, झूठ पकड़ने की जो मशीन है, झूठ पकड़ने की जो मशीन है, झूठ पकड़ने की जो मशीन है साथी, उसको कहा जाता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ। एक होता है आपका नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, नार्को जो टेस्ट है, ये कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, उस अपराध को उगलवाने के लिए, उससे सच जानने के लिए, यानी ये भी एक झूठ पकड़ने की मशीन है। नार्को टेस्ट भी, इसे सच बुलाया जाता है व्यक्ति से, उससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं और वो बोलता रहता है। आपने वो की देखी होगी फिल्म, वो हमला हुआ था ना 26/11, 26/11, वो आपने देखा होगा। 26/11 वाला अपनी आई थी, फिल्म आई थी, उसमें कसाब को पकड़ा गया था, उसके ऊपर फिल्म बनी थी, उसमें उसका नार्को टेस्ट हुआ था। तो उससे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो उसने बता दिया कि मैं इसलिए आया, इतने पैसे दिए गए, इसने भेजा, सारी बातें बता दी थी, है ना। तो वही था नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट अपराध में काम आता है, अपराधी को उससे सच उगलवाने के लिए या नार्को टेस्ट किया जाता है। और पॉलीग्राफ भी आपकी झूठ पकड़ने की मशीन, इससे भी सच बुलाया जाता है। क्लियर है बात है? तो इसका आंसर आपका पॉलीग्राफ हो जाएगा। इसके अलावा एक इसमें दे रखा है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दे रखा है। टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। जो टेलीस्कोप होता है वो सूर्य को देखने के लिए या फिर सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये तो है नहीं कि सूर्य के पास जाके हम सूर्य का अध्ययन कर लें, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा है। तो हम यहीं बैठे बैठे टेलीस्कोप के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूर्य का अध्ययन करते हैं। तो बहुत ज्यादा दूरी से हमें क्या करता है, उसका चित्र बना के देता है ये टेलीस्कोप। हमारे पास में उसको लाके दिखा देता है। टेलीस्कोप एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी के जैसा ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है टेलीस्कोप, जिससे हम सूर्य का अध्ययन करते हैं। सूर्य की जो बाहरी परत है उसका अध्ययन करते हैं, उसके आंतरिक अध्ययन करते हैं, सारी चीजें इससे हम ज्ञात करते हैं। इसके अलावा सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का अगर तापमान अगर हमें मापना है, तापमान का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों, पाइरोमीटर के द्वारा। पाइरोमीटर के द्वारा इसके सूर्य के हम तापमान का पता लगाते हैं। सूर्य का अध्ययन तो हम किसके द्वारा करते हैं? टेलीस्कोप के द्वारा। लेकिन इसके तापमान का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? पाइरोमीटर के द्वारा। क्लियर है बात है? इसके अलावा एक ऑप्शन में आपको दे रखा है फोटोमीटर। फोटोमीटर, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, तो फोटोमीटर क्या करेगा? यह प्रकाश की तीव्रता का मापन करेगा। प्रकाश की तीव्रता का मापन, तीव्रता का मतलब होता है कितनी तेजी से है या कितना कम प्रकाश है। तो प्रकाश की तीव्रता का मापक, जो मापक यंत्र है, उसका नाम है फोटोमीटर। क्लियर है बात है? और टेकोमीटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं साथी बार बार। टेकोमीटर जो वो क्या करता है, वायुयान के अंदर वायुयान की जो गति है वो बताने का काम कौन करता है? टेकोमीटर करता है। इसके साथ साथ टेकोमीटर जो है ना, टेकोमीटर वो क्या करेगा? टेकोमीटर जो है वो आरपीएम का मान भी ज्ञात करता है। आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट। राउंड का मतलब चक्कर, और पर मतलब प्रति, और एम का मतलब मिनट। यानी एक मिनट में किसी पहिए ने, एक मिनट में किसी पहिए ने कितने चक्कर लगाए, या फिर गाड़ी की जो 100 फुट होती है उसने एक मिनट में कितने चक्कर लगाए, उसका मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? उच्च तापमान को मापने के लिए अभी अभी साथी मैंने बताया था, सूर्य का जो तापमान होता है, सूर्य का तापमान वो होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे उच्च तापमान तो और होगा ही क्या?
तो सबसे उच्च तापमान जो है वो आपका सूर्य का है। तो सूर्य के तापमान का हम पता करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। उच्च तापमान का जो मापन है वो किसके द्वारा करते हैं? हम पायरोमीटर के द्वारा करते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ क्लियर है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक इसमें दे रखा है बोलोमीटर। एक इसमें दे रखा है आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर होता क्या है? अब आपके अनुसार तो क्या होगा बोलोमीटर? बोलने वाला मीटर। अरे बोलने वाला मीटर नहीं होता रे मेरे साथी। बोलोमीटर का मतलब क्या है वो देखो। बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो खगोलीय पिंड जो होते हैं, खगोलीय जो पिंड होते हैं, उन खगोलीय पिंडों से जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, विकिरण जो उत्सर्जित होती हैं, उन विकिरण उत्सर्जित होने वाली विकिरणों का क्या करता है? पता लगाने का काम कौन करता है? आपका बोलोमीटर करता है। क्लियर है बात? हल्के जो आपके खगोलीय पिंड होते हैं उनसे जो विकिरण निकलते हैं, उन विकिरणों का पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमीटर के बारे में आपको पीछे बता चुका हूं। एमीटर के बारे में धारा का मान ज्ञात किया जाता है और गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा की दिशा ज्ञात की जाती है या स्थिति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? साथी यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ देता हूं आज, उस जुगाड़ को याद करने के बाद आपका कोई भी सदिश और अदिश राशि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को तो मैं एक बार हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को तो मैंने हटा दिया। अब हम बात करेंगे सदिश और अदिश राशि की। सदिश और अदिश राशि की, पहले हम सदिश राशि की बात करते हैं। सदिश राशि होती क्या है? जुगाड़ बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सदिश राशि की, इस सदिश राशि में होता क्या है? इसमें दिशा प्लस परिमाण। परिमाण का मतलब होता है परिणाम। दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। कहने का मतलब इसमें दिशा भी होती है और इसमें क्या होता है? परिणाम भी होता है। दोनों होते हैं इसमें, दिशा प्लस परिणाम दोनों होते हैं। अच्छा, परिणाम का मतलब होता है मान। अब ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है इनके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल। इसके जो एग्जाम्पल है साथियों, सदिश राशियों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं सदिश राशियों को याद करने की। ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक आपको लिखनी है। इसकी ट्रिक है कि आज बलवान बिरजू, आज बलवान बिरजू की बेगम, आज बलवान बिरजू की बेगम तब्बू संग खेत से भागी, खेत से भागी। क्या बात है भाई! यानी एक एक बिरजू नाम का बलवान व्यक्ति था, उसकी जो बेगम थी वो गांव के ही एक व्यक्ति के साथ, जिसका नाम था तब्बू, उसके संग उसके साथ खेत में गई थी, खेत से फरार हो गई। ये आपकी ट्रिक है। इसमें सारी सदिश राशियां कंप्लीट हो गई आपकी, सारी सदिश राशियां। देखो कितनी गजब की बात है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है कि आज बलवान बिरजू की जो बेगम है वो तब्बू संग खेत से भाग गई। अब कैसे याद करेंगे? आ से बनेगा आपका आवेग। आ से क्या बनेगा आपका? आवेग। क्लियर है बात है? आ से बनेगा आपका आवेग। इसके बाद हम बात करते हैं बल से बनेगा आपका बल। बल से क्या बनेगा आपका? बल। या इससे एक और याद रखना आपको, बल आघूर्ण। बल और बल आघूर्ण दोनों आपकी सदिश राशियां हैं। बताओ, है ना काम की चीज। इसके बाद बात करते हैं इस बी की, तो बी से बनेगा आपका विस्थापन। बी से क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। टी का कोई मतलब नहीं है। वेग से बनेगा आपका वेग। वेग से क्या बनेगा आपका? वेग बनेगा। इसके अलावा इस तय से बनेगा आपका त्वरण। तय से बनेगा त्वरण यानी एक्सेलरेशन। संग से बनेगा आपका संवेग। संग से बनेगा आपका संवेग। खेत होता है ना, खेत, उसका होता है क्षेत्रफल। खेत का क्या होता है?
क्षेत्रफल होता है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारी जो बुक हैं, वो खेत का जो क्षेत्रफल जो होता है ना, उसको अदिश राशि मानती हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, एनसीईआरटी की 10th क्लास की 9th क्लास की जो बुक है, वो क्षेत्रफल को क्या मानती है? सदिश राशि मानती है। क्षेत्रफल को सदिश राशि मानती है। इसलिए आपको जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसी को मानना है। मैं आपको एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं, दूसरे टीचर ने अगर आपको क्षेत्रफल का अदिश राशि बताई है ना, तो उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, क्षेत्रफल जो है वो आपका एनसीईआरटी के अनुसार सदिश राशि है। इसके अलावा इस क्षेत्रफल से संबंधित ही आपका एक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ऐसा ही एक और होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनको भी साथ में याद रखना मेरे प्यारे साथी, कि जो आपका क्षेत्रफल होता है वो खेत का क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल के जैसे ही आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसके जैसा ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीनों राशियां आपकी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। और भागी, इस भा से बनेगा आपका भार। भा से क्या बनेगा आपका? भार। भा से बनेगा आपका भार। तो इतनी राशियां आपकी सदिश राशियां हैं। अब मैं आपको बता दूं, यानी 99% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं राशियों में से आपको पूछा जाएगा। 99% क्वेश्चन, चाहे कोई एग्जाम हो। कहने का मतलब आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले, ये तो बात हमारी किसकी हो गई? सदिश राशि की। अब हम अदिश राशि की बात और कर लेते हैं। अदिश राशि की, अदिश राशि में क्या होता है? इसमें केवल क्या होगा? इसमें केवल परिमाण होगा, परिणाम होगा, केवल परिणाम, यानी इसका केवल और केवल मान होगा। इसमें दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। अदिश राशि के अंदर दिशा नहीं होती है। अब बात आती है इस अदिश राशि के एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। इसकी जो ट्रिक है कि उसका दाल चावल, उसका दाल चावल एमएससी से आता है, आता है। यानी एक व्यक्ति है, उसने एमएससी कर ली, और वो अब एमएससी के माध्यम से किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा है, किसी स्कूल में उस डिग्री के माध्यम से पढ़ा रहा है, और उस स्कूल, उस कोचिंग से जो उसके पास पैसे आते हैं ना, उस पैसों से वो अपना दाल चावल लेके आता है। तो कैसे याद करो? बस याद करना है आपको तो, कि उसका दाल चावल एमएससी से आता है, उसका दाल चावल एमएससी से आता है। ये आपकी ट्रिक है अदिश राशियों की। कैसे याद करोगे? ऊ से आपका क्या बनेगा साथी? इस ऊ से बनेगा आपका उष्मा या फिर ऊर्जा। उष्मा और ऊर्जा दोनों आपकी क्या है? अदिश राशि। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इस सह की, सह का मतलब है आपका समय, सह का मतलब आपका समय, और इस का मतलब आपका कार्य, का मतलब कार्य। तो उष्मा, ऊर्जा, समय, कार्य, ये तीनों, चारों की चारों आपकी क्या हैं? चारों की चारों आपकी अदिश राशियां हैं। इसके अलावा मैं इस दा से आपको बताना चाहूंगा, इस दा से बनेगा आपका दाब। दा से क्या बनेगा? दाब। और इसी दा से क्या बनेगा आपका? एक और बनेगा आपका द्रव्यमान। एक और क्या बनेगा? द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है ना, वो तो आपकी अदिश राशि है, और जो आपका भार है ना, भार, वो आपकी सदिश राशि है। क्लियर है बात? इसके अलावा हम बात करते हैं इस लय की। इस लय से बनेगा आपका लंबाई। लय से क्या बनेगा आपका? लंबाई। लंबाई एक अदिश राशि है। इससे चा से बनेगा आपका चाल। चा से क्या बनेगा आपका? चाल। तो चाल भी आपकी एक प्रकार की अदिश राशि है। वेग आपकी सदिश है और चाल आपकी अदिश है। इस एम से बनेगा एम, यानी द्रव्यमान। तो यहां से भी आप याद रख सकते हो दा से द्रव्यमान, या फिर इस एम का मतलब होता है मास। मास यानी द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान। यहां से भी आप याद कर सकते हो इसको। अगर ये मिटाना चाहो तो आप ये मिटा सकते हो। यहां से याद रख लो इसको कि एम का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान। इस सह का मतलब है, इस सह का मतलब है, यहां पर मैंने सह का मतलब आपको बता ही दिया, समय। तो इस सह का मतलब है शक्ति। इस एस का मतलब यहां पर क्या है? इस एस का मतलब है शक्ति, पावर। और इस सी का मतलब है करंट। करंट, करंट यानी धारा, करंट यानी धारा। तो जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा वो एक प्रकार की आपकी क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसके अलावा आ की बात करते हैं तो आ से बनेगा आपका आयतन। आ से क्या बनेगा? आयतन। और इस ता से बनेगा आपका ताप। ता से क्या बन जाएगा आपका? ताप। तो ये आपकी अदिश राशियां हो गई।
क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। 99% जो क्वेश्चन है ना वो आपके इसी से बन जाएंगे, इसी दोनों ट्रिकों से। इन ट्रिकों को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अब क्वेश्चन के आधार पर आप आराम से कर लोगे। अब आपकी कॉपी में आपने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कॉपी में जो आपने लिखा है उस कॉपी के आधार पर आप क्वेश्चनों का आंसर आप खुद दोगे, क्वेश्चनों का आंसर आप खुद दोगे। देखो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, यही क्वेश्चन था हमारा, अदिश राशि के बारे में बात करनी है। तो संवेग, मैंने बताया था ना, तब्बू संग, संग मतलब संवेग, ये तो सदिश है। बल, बलवान, बल मतलब सदिश है। द्रव्यमान, अभी अभी मैंने बताया था, एम यानी द्रव्यमान, एमएससी से आता है, एम का मतलब द्रव्यमान। ये आपकी एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वेग, वेग आपकी सदिश राशि है। बलवान, बिरजू की बेगम, बेग, बेग मतलब वेग, बताए थे मैंने ट्रिक, तो ट्रिक में ये सारी बातें शामिल थी। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, कि खलिस्तान का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। जिसके अंदर दिशा नहीं होती उस राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जिस राशि में दिशा नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि होते हैं। तो इसमें से आपको अदिश राशि के बारे में बताना है, इसमें से अदिश राशि कौन सी है। देखो कार्य, मैंने बताया था ना, कार्य, कार्य आपकी, मैंने आपको अभी बताया था, उसका का मतलब कार्य, कार्य आपकी क्या है, अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आगे देख लो, आवेग, आज बलवान बिरजू, आ से आवेग मतलब आवेग आपकी सदिश है, विस्थापन आपका सदिश है और बल आपका सदिश है। आपको अदिश बतानी थी तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती उसको क्या कहा जाता है, अदिश कहा जाता है। तो इसमें से आपको अदिश राशि बतानी है कौन सी है। तो अभी अभी मैंने बताया था, संवेग आपकी सदिश है, विस्थापन आपका सदिश है, बल आपका सदिश है, लेकिन कार्य आपका अदिश है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उस ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक बड़ी शानदार थी, उम्मीद करता हूं आपने लिखी होगी और अच्छे से उसको समझा होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करके आओगे अगर उन ट्रिकों को याद कर लिया तो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से पढ़ लो 9 नंबर क्वेश्चन को। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु कितने मौजूद हैं। यानी एसिटिक एसिड, बात करते हैं एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की बात करते हैं। तो एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3 COOH, और इसी को कहा जाता है एथेनोइक अम्ल। इसको ही हम क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। तो जो एथेनोइक अम्ल है, जो एसिटिक एसिड है, इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं ये आपसे पूछा है। तो देख लो कितने परमाणु ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन का 1 और 2, यानी इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2, कार्बन के कितने हैं इसमें 2, एक ये रहा एक ये रहा, और हाइड्रोजन के कितने हैं ये आपके 4। ऑप्शन नंबर आपका जो 2 वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात है। आगे बढ़ते हैं फिर 10 नंबर, सोडियम के 69 ग्राम यानी 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं। यानी सोडियम का जब भार 69 ग्राम होता है तो उसके कितने मोल होते हैं, 3 मोल होते हैं। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा। ऐसा सा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, जिसका आंसर हमारा गलत आया था। वो गलत नहीं था साथियों, वो सही था, वो क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम था, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम था, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन होगा। देखो इसमें मैं सोडियम का क्या दे रखा है, 69 ग्राम दे रखा है, मतलब ग्राम में जो भार दे रखा है, ग्राम में भार वो कितना दे रखा है हमें, 69 दे रखा है, 69 ग्राम। और इसमें मोल की जो संख्या दे रखी है, मोल संख्या वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है, संख्या जब ज्ञात करनी हो आपको, मोल की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप सूत्र लगाते हो ग्राम में भार बटे द्रव्यमान, ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। इसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखो संख्या इसकी दे रखी है हमें 3 बराबर, ग्राम में भार कितना दे रखा है 69 ग्राम, और द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है।
द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है। अगर हम द्रव्यमान ज्ञात करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये द्रव्यमान इसके साथ गुणा होगा, फिर ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, यानी गुणोत्तर में हम कितने का भाग दे देंगे, 3 का, और गुणोत्तर में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा, 23। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। क्लियर है बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 11 नंबर क्वेश्चन कि हीलियम के 64 ग्राम यानी 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। कितने मोल मौजूद हैं, यानी मोलों की संख्या पूछी है आपको, लेकिन हमें ग्राम में भार कितना दे रखा है। ग्राम में जो भार दे रखा है हीलियम का, ग्राम में भार, ग्राम में जो भार दे दिया वो दे दिया 64 ग्राम। और परमाणु कौन सा दे रखा है हमें, हीलियम का, हीलियम का परमाणु है। और हमें ज्ञात क्या करना है, मोल की संख्या ज्ञात करनी है, मोल की संख्या ज्ञात करनी है। और जब मोल की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो आप क्या करते हो, ग्राम में जो भार है वो ऊपर लिख दो, ग्राम में जो भार है वो ऊपर लिख देते हो, और नीचे आप क्या लिख देते हो, इसका द्रव्यमान। तो देखो मोल की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है, बराबर ग्राम में भार कितना दे रखा है, 64। अब आपको द्रव्यमान इसका तो नहीं दे रखा, तो इसका द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं मेरे साथी, इसका द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, हीलियम जो है उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, टोटल मतलब इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 4 होता है। हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 5 होता है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, 14 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4, तो बट्टा में 4 कर दिया। अब इसका उत्तर कितना निकल के आएगा आपका, 16। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए थे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, रेलवे के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। तो बात तो वही है, अब की बार भी हमें अणुओं की संख्या यानी मोल की संख्या पूछी है। अणुओं की संख्या या फिर मोल की संख्या पूछे तो हम यही सूत्र लगाते हैं, अणुओं की संख्या या फिर मोल की संख्या, अणुओं की संख्या या फिर मोल की संख्या जब पूछ ली जाती है तो हम यही सूत्र काम में लेते हैं। अब की बार हमें क्या दे रखा है, ग्राम में भार कितना दे रखा है, ग्राम में भार हमें दे रखा है 63 ग्राम, कितना दे रखा है 63 ग्राम, यही तो दे रखा है। लेकिन हमें जो हमें यौगिक दे रखा है, अणु जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। इसका हमें द्रव्यमान नहीं पता, इसका द्रव्यमान हमें नहीं पता। देखो अणुओं की संख्या तो हमें ज्ञात करनी है, ग्राम में भार कितना दे दिया 63 दे दिया, बटे अगर हमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें द्रव्यमान का पता होना चाहिए, इसका द्रव्यमान हम निकाल देंगे। नाइट्रिक जो अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3, HNO3 को हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब HNO3 का हम कुल क्या करेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे। कैसे, हाइड्रोजन का मैंने अभी बताया था 2 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन यहां पर कितनी बार है, 3 बार है, इसलिए 16 को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो 2 + 14 + 16 = 48। अब ये कितने हो जाएंगे, 50 और 2 64, यानी बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 64। तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है, नाइट्रिक एसिड में इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, अच्छा इसमें एक हाइड्रोजन, 2 नहीं एक है, हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान आपका होता है वो 1 होता है, 1। 2 हाइड्रोजन का, H2 का होता है 2, H2 का कितना होता है 2 होता है, H2 का कितना होता है 2। इसमें तो हाइड्रोजन दे रखा है अकेला हाइड्रोजन, उसका क्या होगा आपका 1 होगा, तो ये कितने आएंगे आपके निकल के 63 आएगा, यानी इसका जो द्रव्यमान निकल के आया वो भी कितना निकल के आया 63 निकल के आया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, 63 में 63 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 1 मोल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 1 मोल। और मैंने आपको बता रखा है कि 1 मोल का जो मान है, या तो आपको ऑप्शन में 1 मोल उत्तर मिलेगा, अगर 1 मोल नहीं मिले तो इस 1 मोल को हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, 1 मोल का जो मान होता है वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। 1 मोल का मान आवागाद्रो जो संख्या होती है उसके बराबर होता है, और आवागाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23। तो आपका या तो ये मिलेगा या फिर उत्तर में ये मिलेगा। तो ये तो है नहीं, तो आपको ये दे रखा है, ये देख लो कौन से क्वेश्चन में है। तो इसको ये 0.602 1 2 लिख दें तो भी चलेगा, और 2 बार 2 लिख दें तो भी चलेगा। तो ये देख लो कौन से में है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी।
करेक्ट है? अरे समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉपर के अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? मैंने आपको बताया था साथी, अगर याद है तो आपको, कि जो अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। आवागाद्रो जो संख्या होती है, आवागाद्रो संख्या, वो भी किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। और जो ग्राम में परमाणु भार होता है, ग्राम में जो परमाणु भार होता है वो भी किसके बराबर होता है? आपका 1 मोल के बराबर होता है। तो आपको देखा है कि कॉपर का एक अणु है, कॉपर का क्या है? एक अणु है, इसमें कितने मोल होंगे? इसमें कितने मोल होंगे ये आपसे पूछा है। तो एक अणु में साथी 1 मोल होगा, एक अणु में क्या होगा? आपका 1 मोल होगा, सीधी सी बात है। कॉपर का जो एक अणु है इसमें 1 मोल होगा, 2 अणुओं में 2 मोल होंगे। और 1 मोल का जो मान होता है, 1 मोल का मान वो आवागाद्रो संख्या के बराबर होता है। और आवागाद्रो संख्या आपकी होती है 0.6.022 × 10⁻23। आपको ऑप्शन में देखना है ये कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसके अंदर ये आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? अब की बार हमें क्या दे दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। H2SO4 के ग्राम में भार कितना दे रखा है? 25 ग्राम। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कितने मोल होंगे, यानी कितने मोल होंगे, इसका मतलब कितने मोल होंगे, इसका मतलब मोल की संख्या पूछी है। और मोल की जो संख्या होती है उसको निकालने का सूत्र क्या होता है? उसको निकालने का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। ग्राम में भार बटे द्रव्यमान। तो देखो मोल की संख्या तो हमें निकालनी है, ग्राम में भार दे दिया हमें 25, बटे द्रव्यमान हमें निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान नहीं दे रखा है, अगर दिया होता तो हम नीचे लिख देते, अब इसका निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे। जो आपका H2 है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस S यानी सल्फर का होता है आपका 32, और आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका होता है 16। लेकिन ये ऑक्सीजन कितनी बार है साथी? 4 बार है। तो 16 चौके 64, यानी 2 + 32 + 64। अगर इनको आप ऐड करोगे 34 और 64 98, कितना आएगा आपका? 98। इसका जो द्रव्यमान आ गया वो 98 आ गया। यानी आप 25 में 98 का भाग दोगे, 25 में 98 का भाग दोगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा साथी। निकालो एक बार, करो। 25 में 98 का आपको भाग देना है। आप भी करके देखो, 25 में 98 का भाग अगर आप दोगे तो कितना निकल के आएगा? करके देखना है आपको। 0.255, 0.255। अगर आप 25 में 98 का भाग दोगे तो 0.255 आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर, देर किस बात की। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? मैंने कल भी आपको बताया था रसधानी के बारे में। रसधानी के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि जो रसधानी होती है ये क्या करती है? एक तो पौधों के अंदर, पौधों में जल का संतुलन बनाती है। पौधों में जल का संतुलन बनाती है। जल के अंदर संतुलन बनाने का जो काम है, जल का जो संतुलन बनाने का काम है वो रसधानी का होता है। इसका जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है कि आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ को संचित करती है, अपने पास में इकट्ठा कर लेती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं। तो रसधानी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गोल्जी काय के बारे में आपको बता चुका हूं। गोल्जी काय जो होता है ना, गोल्जी काय, इस गोल्जी काय को कोशिका का परिवहन तंत्र कहते हैं। गोल्जी काय को क्या कहते हैं? कोशिका का परिवहन तंत्र। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन वगैरह का परिवहन करने का काम करता है। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? शक्ति गृह या फिर पावर हाउस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो वर्णक है वो कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? यानी पर्णहरित किसके अंदर पाया जाता है?
तो साथी जो पर्णहरित होता है वो आपके हरित लवक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? हरित लवक के अंदर पाया जाता है। हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर आपका क्या मिलेगा? पर्णहरित मिलेगा, पर्णहरित। और ये जो पर्णहरित होता है, इसी पर्णहरित के कारण पौधे के जो पत्ते होते हैं, पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। जो पर्णहरित होता है, इसी वर्णक के कारण पौधे के जो पत्ते होते हैं वो किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्लियर है बात है? हरित लवक की बात करते हैं साथी, तो जो हरित लवक होता है वो आपका क्या करता है? हरित लवक पौधे में भोजन बनाने का कार्य करता है। भोजन बनाने का कार्य, पौधे के अंदर भोजन बनाने का जो कार्य वो कौन करेगा? तो वो आपका हरित लवक करेगा। किस विधि के द्वारा? तो आपको पता ही है, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है। इसी प्रकार का एक लवक और होता है, यानी जो लवक होते हैं ना लवक पौधे के अंदर, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हरित लवक, दूसरा जो होता है वो होता है आपका अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अगर हम अवर्णी लवक की बात करते हैं साथी, तो अवर्णी लवक को हम क्या कहते हैं? इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, हाँ इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोप्लास्ट इस अवर्णी लवक का। और ये क्या करता है? ये भोजन को संग्रहित करता है, यानी भोजन का क्या करता है? संचित करने का काम करता है। भोजन का क्या करता है? भोजन को संचित करने का काम करता है। भोजन को बनाता कौन है? हरित लवक। और भोजन को संचित कौन करेगा? तो आपका अवर्णी लवक करेगा। इसी प्रकार से आपका एक होता है आपका वर्णी लवक, एक होता है यहां पर 3 नंबर वर्णी लवक, वर्णी लवक। और वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है साथियों, ये जो वर्णी लवक होता है, ये जो आपके फल होते हैं, फल व फूलों का रंग निर्धारण करता है। रंग का निर्धारण कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथी वर्णी लवक। फल और फूलों का जो रंग का निर्धारण है वो कौन करेगा? तो आपका वर्णी लवक करेगा, क्रोमोप्लास्ट करेगा। और हरित लवक जो होता है इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया बता दो। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यही पूछा था कि पर्णहरित किसके अंदर होता है? तो पर्णहरित आपका हरित लवक के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं फिर 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है? चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, केवल पादप कोशिका में क्या होता है? देखिए, अगर हम केवल पादप कोशिका की बात करें, केवल पादप कोशिका की अगर हम बात करें, तो इसमें 2 ऐसे अंग हैं जो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एक तो है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और एक आपका होता है लवक। लवक भी केवल कोशिका, कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता। ये केवल पादप कोशिका में मिलते हैं, एक तो कोशिका भित्ति और एक लवक। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में लवक दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये केवल और केवल पादप कोशिका में होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बताया ही था मैंने कि इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम को आत्महत्या या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है। और रसधानी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो रसधानी होती है वो क्या है? रसधानी कोई भी आपका अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर संचित करके रखने का काम जो करती है वो कौन करती है? रसधानी करती है। क्लियर है? इसके अलावा रसधानी के बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी। रसधानी जो होती है वो जो जल का संचय करने का जो काम है, रसधानी है वो जल का संचय करने का काम, जल का संचय करने का जो काम है, जल का संतुलन बनाने का काम, जल का जो संतुलन बनाने का काम है वो कौन करती है? आपकी रसधानी करती है। क्लियर है सारे ऑप्शन? तो आपका जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है वो एक तो है कोशिका भित्ति और एक है आपका लवक। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में आपको कौन सा दे रखा है। ऑप्शन में आपको दे रखा है लवक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सही है बात? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या फिर जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक
तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं, तनु का मतलब पानी के अंदर रखते हैं, तो पादप कोशिका या फिर कवक कोशिका जल को अवशोषित करती है और जल अवशोषित करके वो फटती नहीं है। लेकिन आपकी जो जंतु कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है, जंतु कोशिका फट जाती है। तो ऐसा पादप कोशिका में ऐसा कौन सा भाग है जो जल का जो दाब है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी पादप कोशिका में ऐसा कौन सा भाग है जो जल का जो दाब होता है उसको सहन करवाने की शक्ति प्रदान पौधे को करता है? उस भाग का नाम आपको बताना है, उस भाग का नाम आपको बताना है कौन सा है। चलिए हम बात करते हैं। एक है आपकी जंतु कोशिका, एक है आपकी पादप कोशिका और एक है आपकी कवक कोशिका। ये तीनों ही क्या करती हैं, जल को ग्रहण करती हैं। तो ये दोनों तो जल को ग्रहण करके, ये जल ग्रहण करेगी, जल क्या करेगी, अवशोषित करेगी और फटेगी नहीं। अवशोषित करके क्या नहीं करेगी, ये फटती नहीं है, ये फटती नहीं है, लेकिन ये फट जाती है, ये फट जाती है। कारण इस पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, इसका होता है कोशिका, इसके अंदर होता है कोशिका भित्ति। इसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति। और ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति, ये बाह्य जो वातावरण होता है, जो रक्षा करने का जो काम होता है, रक्षा करने का काम वो किसका होता है, भित्ति का होता है। इसलिए पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका और कवक कोशिका फटती नहीं है। और जंतु कोशिका में आपका क्या नहीं होता, जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था साथी, तीन बात मैंने आपको बताई थी। एक मैंने बताया था आपको हरित लवक, एक बताया था एवर्णी लवक और एक मैंने बताया था आपको वर्णी लवक। पहले हम बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक जो है वो भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण, ये भोजन का निर्माण करता है, यानी भोजन के रूप में, यानी प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, इनका निर्माण करने का जो काम है वो कौन करेगा, हरित लवक करेगा। और जो आपका एवर्णी जो लवक है ना, एवर्णी लवक, वो इस भोजन को संचित करने का काम करता है, इसका संचय करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। और जो आपका वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक, ये क्या काम करता है, ये फलों को व फूलों को रंग प्रदान करने का काम करता है, ये रंग प्रदान करने का काम करता है। अब आपको देखना है कि आपको यही पूछा है कि स्टार्च, प्रोटीन और जो तेल होता है उनको संचय कौन करता है, उनका संग्रहण कौन करता है? तो उनका संग्रहण करता है आपका एवर्णी लवक। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुतक कोशिकाएं यानी एरेनकाइमा जो सेल्स होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती हैं? वायुतक कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं? तो साथ ही मैं आपको बता दूं, जो वायुतक जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे, वायुतक जो कोशिकाएं होती हैं, वायुतक जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके अंदर मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको जलीय पौधों के अंदर, जलीय पौधों के अंदर ये वायुतक कोशिकाएं मिलती हैं जलीय पौधों में। और जलीय पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका जलकुंभी हो गया, जलकुंभी के साथ साथ आपका सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा। तो ये जो है ना, इनके अंदर आपको क्या मिलेंगी? वायुतक कोशिकाएं मिलेंगी। यानी इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में गैप ज्यादा होता है, इन कोशिकाओं में क्या होता है? गैप ज्यादा होता है, यानी अंतर कोशिकीय जो अवकाश होता है वो ज्यादा होता है। और उस स्थान पर क्या हो जाता है? वायु भर जाती है, और वायु भर जाती है जिसके कारण ये तैरते रहते हैं, किसके ऊपर? पानी के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको देखना ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। ऑप्शन में आपको जलकुंभी दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी वायुतक यानी जो एरेनकाइमा जो सेल्स हैं वो आपके जलकुंभी नामक पौधे के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर है बात? है समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल से आप अगर जुड़ जाते हैं तो वहां पर आपको इस क्लास का PDF रोजाना मिल जाता है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो सकती है।
है ना। इसके अलावा ये जो डिस्कशन है ये आपको खुद को लिखना पड़ेगा, बार बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए, जॉब चाहिए तो, क्योंकि आपको तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई सुझाव देना है, कोई सजेशन देना है तो आपका कमेंट है वो आमंत्रित है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी, और मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए राम राम।